नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत बाइक्स में आता है, बहुत स्कूटर्स में आता है अगर उसको रियर डिस्क ब्रेक है। तो बात यह है, यानी कि टॉपिक यह है कि रियर डिस्क ब्रेक को अगर रियर डिस्क ब्रेक आपका जैम होता है या पकड़ लेता है, पीछे का चक्का अगर पकड़ लेता है तो उसको रिपेयर कैसे करना है। आज मेरे पास रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट है थंडरबर्ड 350। बट दोस्तों ध्यान में रखना, ये थंडरबर्ड 350 या रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ नहीं है, ये सभी मोटरसाइकिल्स और वो जो स्कूटर्स है जिनको रियर डिस्क ब्रेक आता है। ध्यान में रखना, ये सभी को है जिनमें ये सिस्टम दिया हुआ है। क्या प्रॉब्लम है? क्लाइंट मेरे पास आया है, हमारे यूट्यूब चैनल को देख के उन्होंने अप्रोच किया हमें और हमें बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। मैंने बहुत सारा खर्चा किया लेकिन ब्रेक वैसे के वैसे ही है, ब्रेक रिपेयर नहीं हुआ है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, पहली बात तो यह समझ लेना है प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपने उसके ऊपर देखना है कि कहां पे एग्जैक्टली उसकी मतलब जो हम बोलते हैं ना, नर्व कहां पे पकड़नी है, वो भी आपको समझना जरूरी है। नहीं तो आप अनचंड मटेरियल लेके आएंगे, स्पेयर डालेंगे, बिल लगाएंगे, काम होगा नहीं, वो वही के वही रहेगा। क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम को अगर आपने रूट कॉज को अगर आपने नहीं रिपेयर किया तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है। वही चीज मैं आपको आज इसमें दिखाने वाला हूं। इमीडिएटली कुछ भी स्पेयर परचेस मत करना, क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकता है या क्लाइंट फिर आपके पास नहीं आएगा। अब ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले सिम्टम मुझे बताया गया कि गाड़ी जो है जैम हो जाती है। गाड़ी जैम हो गई तो गाड़ी चलती नहीं है, बहुत ड्रैग आता है, बहुत पेट्रोल पी लेती है और पीछे का जो व्हील है यानी कि डिस्क ब्रेक जो है वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, हाथ भी नहीं लगा सकते। ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक को कभी हाथ लगाना नहीं है, भले आप थोड़ा चलाओ या ज्यादा चलाओ, डिस्क ब्रेक को कभी भी हाथ लगाना नहीं है, भले वो परफेक्ट कंडीशन में रहने दो क्योंकि वो बहुत हीटअप होता है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो सिम्टम ये है कि पीछे का व्हील जैम हो जाता है आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स। तो क्या और क्यों होता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें कुछ सेटिंग्स रहते हैं जो अगले यानी कि फ्रंट व्हील के डिस्क ब्रेक में ये सेटिंग नहीं रहता है, थोड़ा सा अलग उसका इंजीनियरिंग है और पीछे का थोड़ा सा अलग है। इसी के लिए मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ा है। इसके लिए कुछ टूल्स लगने वाले हैं, एप्रोप्रिएट टूल लेना है, प्रॉपर टूल लेना है, खराब टूल्स मत यूज करो और प्रॉपर मटेरियल भी यूज करना है। कुछ भी खराब मटेरियल यूज मत करना जिसकी वजह से वापिस और भी वो मैटर बढ़ जाएगा। बराबर है, मैं वीडियो दिखाते समय आपको ये सब चीजें ऑफकोर्स दिखाने वाला हूं। तो ध्यान में रखना कि जब भी पीछे का डिस्क ब्रेक गर्म होता है या जैम हो जाता है तो वो क्यों होता है, ये इसका जो डायग्नोस्टिक है आपको समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पीछे का जो व्हील है या डिस्क ब्रेक जो है उसको रिपेयर हमें कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं और उसी के हिसाब से आपने काम करना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी जिसकी वजह से आपका गाड़ी जो है वो अच्छा हमेशा रहेगा। ये रियर ब्रेक पेडल है। रियर ब्रेक पेडल में कुछ प्ले आपको जो नज़र आ रहा है अभी, अगर मैं उसको मोशन थोड़ा सा मूवमेंट देता हूँ तो ये जो प्ले है ये पिवटिंग प्ले है जिसको हम कंसिडर नहीं करना है। जहाँ पे पिवट हो रहा है यहाँ पे फिटिंग किया है, ये इसका मास्टर सिलेंडर है जो चैसिस के नीचे है, सबसे गलत जगह पे है क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट इशू एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मट्टी आती है और ये इसका लिंक है। इसका फेलियर जो है मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये सबसे नीचे है और फॉरवर्ड साइड पे ही उसका मुंह देने की वजह से पानी का जो एंट्री है बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं बूट जो है वो थ्रेड पे घिस रहा है, इसका मतलब अंदर रस्ट जाने के चांसेस, मतलब पानी जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है जिससे रस्ट हो जाता है। ये सेटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सेटिंग क्या है, तो फ्री प्ले देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको 13 नंबर का ओपन एंड स्पैनर लगेगा और जो लीवर है पेडल जो है इसको थोड़ा सा प्ले देना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि जब फ्रिक्शन तैयार होता है, ब्रेकिंग आप जब लगाते हैं तो फ्रिक्शन तैयार होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और हीट की वजह से एक्सपांशन होता है। तो ब्रेक फ्लूइड का एक्सपांशन जो है वो हो जाता है जिसकी वजह से अगर आपका बाय चांस अगर आपका जो लीवर है, इनफैक्ट हर एक स्पेयर को हीट होने की वजह से एक्सपेंशन होना ज़रूरी है, तो अगर आपके लीवर में प्ले नहीं है तो ये जो लीवर है ये अंदर के पिस्टन को दबा के रखता है जिससे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर रिलीज़ नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पे आपकी गड़बड़ी चालू हो जाती है। अगर प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ तो पीछे का जो ब्रेक है वो जैम हो जाता है। तो इसके लिए इसको आपको लीवर में प्ले देना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो सब चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले समझने के लिए।
पहले तो बिना चेंज किए, बिना कुछ भी चेंज किए, स्पेयर पार्ट चेंज किए, पहले आपको ये चेक करना है कि फ्री प्ले देने से आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कैलिपर में ग्रीसिंग है या नहीं है। तो फ्री प्ले कितना रखना चाहिए? ऑलमोस्ट 2 to 3 mm, यानी कि पिवटिंग प्ले जो है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो लिंकेज प्ले है उसको, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये हो गया आपका मास्टर सिलेंडर का सेटिंग। इसमें आपको हो सकता है 10 का स्पैनर भी लगाना पड़े, क्योंकि कभी कभी लिंकेज में 10 mm का भी नट आता है। तो यहाँ पे 13 है तो आपको 13 mm का ओपन एंड स्पैनर यूज़ करना है, यहाँ पे प्लायर यूज़ नहीं करना है दोस्तों, प्रॉपर टूल्स यूज़ करना है। अब कैलिपर का सेटिंग होने के बाद, और सॉरी मास्टर सिलेंडर का सेटिंग होने के बाद आपको कैलिपर का ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये फ्लोटिंग कैलिपर है, फ्लोटिंग कैलिपर में आपको स्पेशल ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है कि पीछे का कैलिपर निकालना है। अब इसमें और एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका इंजीनियरिंग इतना रॉन्ग है कि आपको कैलिपर निकालने के लिए बहुत कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती है और टाइम भी बहुत जाता है, क्योंकि ये जल्दी नहीं आता है बाहर। दूसरी बात, लगाते समय भी, फिटिंग करते समय भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। पता नहीं कंपनी ने इसमें क्यों ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर करके फाउंडेशन और कैलिपर जो है वो रिपेयरिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ रहता है, जिससे आपका तकलीफ़ जो है वो कम रहे। कई सारी बाइक्स में या कई सारी कंपनीज ऐसे डिस्क ब्रेक सिस्टम देते हैं जिसमें फाउंडेशन वही रहता है, लेकिन कैलिपर्स को जो है वो निकालने का एक ये रहता है, ऑप्शन रहता है, जिससे कुछ भी ना निकाले हुए आप कैलिपर डिसमाउंट कर सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी में, यानी कि रॉयल एनफील्ड में, रियर डिस्क सिस्टम बहुत ही क्रिटिकल बना के रखा है। और ऊपर से अगर ये तो नॉन ABS है, लेकिन ABS गाड़ी के लिए आप अगर देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जिससे पंक्चर वाले टायर निकालने के लिए मना कर देते हैं। अब कैलिपर निकालने के लिए आपको ये पीछे का ग्रिल निकालना है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी अगर आपको चाहिए कैलिपर के लिए, कैलिपर ब्लीडिंग करते समय या कैलिपर बेंजो बोल्ट के समय या कैलिपर निकालते समय, तो आपको ये ग्रिल निकालनी बहुत ज़रूरी है। नई गाड़ियों में, यानी कि 350 सीरीज़ में, यानी कि रेगुलर चासिस में, थंडरबर्ड चासी नहीं, रेगुलर चासिस में ये भी नहीं दिया हुआ है, जिससे और भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये कुछ डिज़ाइन फ्लॉज है, तो ऐसे अरेंज किया है कि जस्ट लगाना है करके लगा दिया है, जिससे सबसे बड़ी ये बात हो जाती है कि रीफिटिंग करते समय स्पेयर पार्ट्स ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी में जो सीक्वेंस रहता है फिटिंग का वो बहुत अलग रहता है, लेकिन ऑन साइट सीक्वेंस बहुत अलग होता है। इसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स जब आप ये टेक्नीशियन या मैकेनिक या आप खुद भी घर पे जब बिठाते हैं तो काफ़ी सारी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कंपनी में कन्वेयर पे जब इसका असेंबली होता है तो वो टाइम पे फेंडर नहीं लगाया रहता है, सीट नहीं लगाया रहता है, सब कुछ ओपन हो जाता है, जिससे रियर व्हील फिट करते समय बहुत ही आसानी हो जाती है। ये है स्लाइडिंग हैमर, जिसको आपको अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको एक्सल निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो टूल बनाना पड़ेगा। ये मैंने खुद टूल बनाया हुआ है। स्लाइडिंग हैमर का काम ये है कि रियर एक्सल निकालने के लिए मैंने ये स्पेशली बनाया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक्सल जो है वो कभी कभी जैम हो जाता है, अटक जाता है रस्ट की वजह से। इसके लिए इसको ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार देखा गया है कि इसको ग्रीसिंग नहीं करते, और ऊपर से व्हील जो है वो टिल्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से, तो इसकी वजह से भी एक्सल जो है वो टाइट हो जाता है। तो स्लाइडिंग हैमर जो है वो बहुत आसानी से अपनी मदद करता है। अब डिसमाउंट करने के लिए, टोटली डिसमाउंट करने के लिए कैलिपर को आपको पीछे खींचना है। दोस्तों याद रखना, ये जो वीडियो है ये सिर्फ सेटिंग के बारे में है, और जैम क्यों होता है या स्टक क्यों होता है ब्रेक उसके बारे में है। तो कैलिपर को कैसे बिठाना है या कैसे निकालना है इसका वीडियो मैं ज़रूर बाद में बताऊंगा। इसमें क्या फ्लॉज है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं बाद में बताऊँगा। इस वीडियो के लिए कैलिपर रिपेयरिंग में दिखाऊंगा सिर्फ अपना ग्रीसिंग पॉइंट के हिसाब से या ब्रेक जैम क्यों होता है उसके हिसाब से ही। तो बाकी जो रियर व्हील का जो पोर्शन है या कैलिपर का या ब्रेक का पोर्शन है उसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। आपको डिसमाउंट करने के बाद पैड्स को निकालना है। पैड्स को निकालने के बाद इसको सर्विस करना है, प्रॉपर टूल्स यूज़ करना है, स्प्रेज यूज़ करने हैं। कोई भी गलत मटेरियल यूज़ मत करना, जिससे स्पेयर पार्ट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं और बाद में आपको नए डलवाने के लिए आपको मजबूर हो जाते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वॉशिंग करते समय यहाँ पे डीजल, पेट्रोल या कोई भी केमिकल नहीं मारना है। प्लेन पानी डाल सकते हैं या जो रेगुलर लिक्विड सोप आता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। केरोसिन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपके ब्रेक्स ख़राब हो जाएंगे। कैलिपर को डिसमाउंट करके इसके रबर बूट्स को चेक करना है। अगर रबर बूट्स ख़राब है तो नए डालने हैं। रबर बूट्स क्यों ख़राब होते हैं? क्योंकि आप गलत ग्रीस यूज़ करते हैं। ये जो रबर है ये इसके लिए स्पेशल ग्रीस लगता है, आप कोई भी ग्रीस यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो रबर का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है और फेंकने का टाइम आ जाता है, और उसी टाइम पे वो तकलीफ़ देता है जब आपके ब्रेक्स जो है इसकी वजह से हार्ड हो जाते हैं और वो आप निकाल नहीं सकते। ब्रेक कैलिपर जो है ये जैम होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप सर्विसिंग करते समय प्रॉपर मटेरियल यूज़ अगर ना करें तो भी ब्रेक कैलिपर जैम होता है, जिसकी वजह से व्हील जो है वो जैम हो जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, हर चीज़ का एक कैलकुलेशन है, हर चीज़ के लिए एक स्पेयर या मटेरियल बनाया हुआ है, क्योंकि वही दिक्कतों को समझ के ही ये चीज़ बनाई जाती है। अगर आप कहेंगे कि सब चीज़ों के लिए मैं कॉमन चीज़ यूज़ करूँगा, यानी कि कॉमन ग्रीस यूज़ करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर स्पेयर पार्ट के लिए या हर लोकेशन के लिए उसके हिसाब से ग्रीस की उपलब्धि मार्केट में है। आपको सिर्फ सर्च करना है, आपको समझ के लेना है। ये सब चीज़ों की वजह से आपकी क्वालिटी इतनी बढ़ जाती है कि आपका क्लाइंट जो है या आपकी गाड़ी जो है बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में रहती है, क्लाइंट भी खुश हो जाता है। सो कैलिपर ग्रीसिंग करते समय पहले तो पैड्स को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। पैड्स को क्लीन करने के लिए आपको स्पेशल स्प्रे यूज़ करना ज़रूरी है। स्पेशल स्प्रे यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक क्लीनिंग के लिए किया बनाया हुआ है। कोई भी स्प्रे इसको यूज़ नहीं करना है, पेट्रोल यूज़ नहीं करना है, डीजल यूज़ नहीं करना है, केरोसिन यूज़ नहीं करना है। अच्छे से क्लीन करना है। ये क्लीन करने की ज़रूरत ये है क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमारा हाथ जो रहता है वो ग्रीस रहता है हमारे हाथ पे, तो वो पैड्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसको डीग्रीजिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डीग्रीजिंग का वर्ड यूज़ किया, इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि डीग्रीजर्स के केमिकल जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बूट्स है इसको रिप्लेस करना है। अगर ख़राब रहेंगे, इन्फ्लेटेड रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो आप यही यूज़ कर सकते हैं। अच्छे कंडीशंस में रहेंगे तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैलिपर ग्रीस जो है वो यूज़ करना है। दोस्तों मैं हमेशा इसके ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ और मैं आपको भी वही बता रहा हूँ कि कैलिपर ग्रीस ये अलग होता है, ये कॉमन चीज़ नहीं है, कॉमन ग्रीस नहीं है। गलती से भी सादा ग्रीस मत यूज़ करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा ग्रीस इसमें आपको इंजेक्ट करना है। इसके बाद फाउंडेशन जो है वो कैलिपर के ऊपर फिट करके लेना है, उसको प्रेस करके लेना है। इसमें एयर रहता है तो एयर की वजह से यानी कि वैक्यूम अंदर जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये अंदर आप प्रेस करने के लिए थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है क्योंकि अंदर ग्रीस भी है। तो इस पिन्स को इन्होंने एक साइड से फ्लैट सरफेस किया हुआ है जिससे एयर जो है अंदर की वो बाहर आ जाती है, और बाद में जब आपको अगर खोलना है तो ये वैक्यूम से पकड़ लेता है। तो एयर इसको ब्लीड करना बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन से। और इसके बाद आपको कैलिपर को वापस रिफिट करना है। इसके लिए आपको माउंट करना पड़ेगा डिस्पैच को वापस कैलिपर के अंदर, पिन को फिट करके रिटेनर स्प्रिंग जो है अंदर की स्टील वाली उसको इंस्ट्रक्ट करके ही फिर ही आपको कैलिपर क्लियर करना है। जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि कैलिपर का ये जो वीडियो रहेगा स्पेशल रियर व्हील या फ्रंट व्हील कैलिपर का जो रिपेयरिंग होता है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। इसमें ज़्यादा मैं जानकारी नहीं देना चाहता क्योंकि ये सिर्फ वीडियो मैंने एडजस्टमेंट्स जो रहते हैं या व्हील जैम क्यों जाता है इसके लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है, ये सब चीज़ों में अगर ये बात
अगर जो कि मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ कि रिपेयरिंग करने के बावजूद भी अगर आपका व्हील जैम हो जाता है तो ध्यान में रखना दोस्तों, जो आपने काम किया है वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ये गाड़ी में बहुत सारा बिलिंग हो चुका है, तो इसके लिए मुझे पहले ये देखना था कि इसके सेटिंग्स कैसे हैं। तो ये करने के बाद ये जब गाड़ी रोड पे जाएगी, अगर मुझे क्लाइंट ने कहा कि फिर भी ये जैम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रीवियस मैकेनिक यानी पहले के मैकेनिक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां छोड़ी है और भी। तो वो चीज़ जो है वो मास्टर सिलेंडर का डायरेक्टली आपको रिप्लेसमेंट करना है। बिल्कुल भी रिपेयर करने के चक्कर में मत पड़ना, वो ब्रेक काम नहीं करेगा। एक्सल ग्रीसिंग करके लेना है, एक्सल बोर को ग्रीसिंग करके लेना है और फिर ही इसका फिटिंग करना है दोस्तों, ताकि नेक्स्ट रिपेयर में आपको मेंटेनेंस में आपको तकलीफ़ ना आए। तो आपका अगर फेल होता है, ये काम भी फेल होता है, तो मास्टर सिलेंडर को रिप्लेस करना है। अब मास्टर सिलेंडर को रिप्लेस क्यों करना है? क्योंकि मास्टर सिलेंडर में जैसे कि मैंने कहा, मट्टी की वजह से, रस्ट की वजह से पिस्टन जो है वो बाहर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो अटक जाता है। अभी जिस हिसाब से मुझे क्लाइंट ने कहा है कि उसको भी रिपेयर किया हुआ है, तो इसके लिए मुझे पहले तो बाहर की जो सेटिंग्स है या जो ग्रीसिंग है वो क्लियर करना है, क्योंकि उसका जो जिक्र था वो कहीं पे भी बिलिंग में नहीं था। इसके लिए ही मुझे ये पहले काम करना था, ताकि क्लाइंट का पैसा जो है हमें बचाना भी है और काम भी हमें परफेक्ट करना है। लेकिन अगर ये काम फेल होता है तो ध्यान में रखना, इसका सिंपल रेमेडी यही है कि मास्टर सिलेंडर रिप्लेस करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्रोडक्शन करते समय मास्टर सिलेंडर में जो पोर्ट्स रहते हैं, ऑयल ब्रेक फ्लूइड फ्लो करने के लिए जो पोर्ट्स रहते हैं, वो गलत जगह अगर ड्रिलिंग हो गया तो भी मास्टर सिलेंडर गड़बड़ कर देता है। कैलिपर को फाउंडेशन पे फिट करके लेना है, रियर व्हील पे फिट करके लेना है ग्रीसिंग होने के बाद ही। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर व्हील जैम होता है तो पहले तो सेटिंग करके देखना है, और अगर सेटिंग से भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कैलिपर में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम है, और अब अगर हो भी गए तो भी वो रिपेयर होते हैं। लेकिन मास्टर सिलेंडर में अगर प्रॉब्लम हो गया तो रिपेयर जो है वो होता ज़रूर है, लेकिन उसके चांसेस जो है वर्कआउट होने का, वो चांसेस बहुत डिम रहते हैं। इसके लिए पीछे का आगे का जो मास्टर सिलेंडर है, यानी कि पीछे के ब्रेक के लिए जो मास्टर सिलेंडर दिया हुआ है, वो सीधा आपको रिप्लेस करना है। और ये भी ज़रूर देखना है कि अंदर की जो क्लिप है, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है कि मास्टर सिलेंडर रिपेयर कैसे करते हैं। रिपेयर कैसे करते हैं ये मैंने ज़रूर दिखाया हुआ है, लेकिन ये मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं रिप्लेसमेंट प्रीफर करता हूँ ब्रेक्स के मामले में, क्योंकि वो ज़्यादातर करके फेल होता है काम। दोस्तों, ये रिपेयरिंग जैसे कि मेरा अभी चल रहा है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्रेक्स के मामले में कभी भी आपने नेग्लिजेंस नहीं रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत आसान है लेकिन कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है। अब हैमरिंग करने के लिए आपको रबर मैलेट यूज़ करना है। ये बॉल बेरिंग बेस्ड, आप सुन सकते हैं आवाज़, बॉल बेरिंग बेस्ड हैमर है। इसके अंदर बॉल बेरिंग्स है, जिससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। आप लकड़ी का मैलेट यूज़ कर सकते हैं, रबर मैलेट यूज़ कर सकते हैं, बॉल बेरिंग बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेटल हैमर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जितना आप संभाल के काम करेंगे उतना ही आपका क्लाइंट भी फिक्स होगा और उतना ही आपकी गाड़ी फिक्स हो जाएगी आपके पास, क्योंकि आपका क्वालिटी वर्क ही आपके पास काम लाने वाला है और आपको भी तकलीफ़ नहीं होगा काम करते समय। क्योंकि तकलीफ़ अगर हो गई आपको तो फिर आप काम करने में लेट हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको रियर व्हील फिटिंग करके लेना है, उसका एडजस्टमेंट करके लेना है, अलाइनमेंट करके लेना है चेन का, और बाद में नट को ग्रीसिंग करके एंटी सीज लगा के उसको एक्सल को फिट कर देना है।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी। आई होप आपको ये समझा रहेगा कि एग्जैक्टली कौन से चीज को अपने हाथ लगाना है, कहाँ पे आपको आपके टूल को यूज करना है, इस्तेमाल करना है, कौन से पॉइंट पे, और जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाला है। आपने पूरा वीडियो आया आपने देखा रहेगा, बिल्कुल भी स्किप करते हुए मत देखना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें ऐसी रहती है जो आप मिस कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों हमेशा वीडियोस देखते रहिए, जिसकी वजह से आपको काफी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों एंड हैव अ ग्रेट डे।